रहे हैं भारत की राष्ट्रीय आय पर। हमारे पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, और इनके ज़रिए हम राष्ट्रीय आय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से करते हैं। क्या आपको पता है, स्रोतों के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867-68 में। हाँ, बिल्कुल। और तब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सिर्फ 20 रुपए आंकी गई थी। सिर्फ 20 रुपए, उस जमाने के हिसाब से सोचिए। हाँ, काफी कुछ कहता है ये आंकड़ा। बिल्कुल, ये उस वक्त की आर्थिक स्थिति पर काफी रोशनी डालता है। अच्छा, यहीं पर ये समझना जरूरी है कि हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से थोड़ा अलग होता है। हाँ, ये अंतर अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप इसे थोड़ा और साफ करेंगे? जरूर। देखिए, जीडीपी जो है वो किसी देश की सीमा के अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। वहीं राष्ट्रीय आय में हम देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स, उनकी कमाई देखते हैं, चाहे वो देश के अंदर कमा रहे हों या बाहर। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश में काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो कमाई भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। पर भारत की जीडीपी में नहीं, क्योंकि वो भारत की सीमा के बाहर हुई है। सही है। और इसी तरह अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कमा रही है, हाँ, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भारत की जीडीपी में तो आएगा, क्योंकि उत्पादन यही हुआ है। पर अगर वो प्रॉफिट वापस अपने देश भेज देती है तो वो हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। ये बहुत अहम फर्क है, और खासकर ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसे समझना जरूरी है। तो आजकल भारत में ये सब गणना, ये कैलकुलेशन कौन करता है? अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ। हाँ, आपको शायद याद हो मई 2019 में दो बड़े संगठन थे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ। इनका विलय कर दिया गया था। हाँ, सुना था। तो इन दोनों को मिला के एनएसओ बनाया गया। मकसद यही था कि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में बेहतर तालमेल हो, ज्यादा सटीकता आए, ताकि डेटा और मजबूत हो सके। अच्छा, इतिहास पर वापस चलें तो नौरोजी के बाद किसने इसे और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया? देखिए, नौरोजी का प्रयास तो शुरुआती था, बहुत महत्वपूर्ण था, पर वैज्ञानिक तरीके से जो पहली गिनना मानी जाती है उसका श्रेय डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव को जाता है। वी.के.आर.वी. राव। हाँ, फिर आज़ादी के बाद 1949 में सरकार ने प्रोफेसर पी.सी. महालोनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई। महालोनोबिस, हाँ, योजना आयोग से भी जुड़े थे शायद। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है भारतीय सांख्यिकी में। उन्हें तो भारतीय सांख्यिकी आंदोलन का जनक भी कहते हैं। अच्छा। तो इस समिति ने 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय बताई थी करीब 8650 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए। 20 रुपए से 246 रुपए तक का सफर। हाँ, समय के साथ। वैसे अगर हम दुनिया भर में देखें तो राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका जनक साइमन कुज़नेट्स को माना जाता है। साइमन कुज़नेट्स, ओके। अच्छा, इन गणनाओं में एक टर्म बार बार आता है, आधार वर्ष या बेस ईयर। इसका क्या मतलब है, क्यों जरूरी है ये? हाँ, आधार वर्ष बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतने प्रतिशत बढ़ी तो हमें महंगाई का असर हटाना होता है ना। हाँ, वरना सही ग्रोथ कैसे पता चलेगी? कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें रियल ग्रोथ पता चलती है, इन्फ्लेशन का असर हट जाता है। अभी भारत के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। 2011-12 ठीक है। अच्छा, विकास की बात हो रही है तो एक और टर्म स्रोतों में मिला, हिंदू वृद्धि दर। ये क्या चीज है? इसका जीडीपी से क्या लेना देना है? हाँ, ये हिंदू वृद्धि दर, ये शब्द असल में प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस्तेमाल किया था 70 के दशक के आखिर में। अच्छा। ये भारत की आज़ादी के बाद से लेके करीब 1980 तक जो अर्थव्यवस्था की धीमी ग्रोथ रेट थी, औसतन 3.5% के आसपास, उसको बताने के लिए था। तो इसका सीधा संबंध जीडीपी वृद्धि दर से ही था। ये उस दौर की आर्थिक नीतियों पर एक तरह की टिप्पणी थी कि ग्रोथ बहुत धीमी है। समझ गया। और अगर हाल के वर्षों को देखें तो 2020-21 तो खैर कोविड का साल था, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। हाँ, बहुत बुरा। वित्त वर्ष 2020-21 की जो पहली तिमाही थी उसमें तो अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ गई थी। बहुत बड़ी गिरावट थी वो। बाप रे। दूसरी तिमाही में भी 5.5% का संकुचन था। हालांकि उसके बाद रिकवरी भी तेज हुई,
जिसे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वी आकार की पुनः प्राप्ति मतलब वी शेप रिकवरी कहा गया। वी शेप रिकवरी। हाँ, मतलब तेजी से नीचे गए और फिर तेजी से ऊपर आए। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिकवरी हर सेक्टर में एक जैसी नहीं थी, कहीं ज्यादा थी, कहीं कम। और शायद राज्यों के बीच में काफी फर्क होगा। स्रोतों में बिहार का जिक्र है। बिल्कुल, राज्यों के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में काफी असमानता है। स्रोत बताते हैं कि अगर हम मौजूदा कीमतों पर देखें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? हम कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। हाँ, औसत निकल आता है। हाँ, ये एक औसत आंकड़ा है। ये नहीं बताता कि आय का बंटवारा कैसा है, पर राज्यों के बीच जो मोटा-मोटा आर्थिक अंतर है उसका अंदाजा जरूर देता है। तो आज हमने कई जरूरी चीजें सीखी। जीडीपी और राष्ट्रीय आय का फर्क, हाँ, भारत में इसका आकलन कैसे शुरू हुआ, दादा भाई नौरोजी से लेकर अब एनएसओ तक, बिल्कुल, आधार वर्ष क्यों जरूरी है, हिंदू वृद्धि दर क्या थी और हाल की वी शेप रिकवरी। हाँ, और मेरे ख्याल से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये आर्थिक प्रगति के अहम इंडिकेटर तो हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं बताते। सही कहा। ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि जो विकास हो रहा है उसका फायदा समाज के अलग-अलग तबकों तक, आम आदमी तक पहुंच भी रहा है या नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोत ये इशारा करते हैं कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय या जीडीपी तो बढ़ रही हो, लेकिन साथ ही गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, तो क्या हम उसे सही मायने में विकास कह सकते हैं? क्या सिर्फ ये बड़े आंकड़े ही विकास का अंतिम पैमाना है, या हमें विकास को और गहराई से मतलब ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।